अब हम पूर्ति के नियम पर चर्चा करने वाले हैं। तो पूर्ति का नियम यह कहता है कि एक निश्चित समय पर वस्तु की मात्रा व उसकी कीमत में फलनात्मक संबंध व्यक्त करता है। यानी पूर्ति का जो नियम है वह एक निश्चित समय में और किसी वस्तु की मात्रा व उसकी कीमत में फलनात्मक, फलन यानी जिसकी गणना की जा सके, यानी जिसकी मात्रा है, यानी फलनात्मक क्वांटिटेटिव रिलेशन जो है। किसका क्वांटिटेटिव रिलेशन? क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, यानी किसी वस्तु की मात्रा व उसके मूल्य में जो फलनात्मक संबंध है उसे व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है? पूर्ति का नियम व्यक्त करता है। अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो वस्तु की कीमत व उसकी मात्रा में जो एक दिशा में ऊपर की ओर बढ़ता हुआ संबंध है वह पूर्ति का नियम व्यक्त करता है। अर्थात अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है यानी प्राइस बढ़ती है तो उसकी जो सप्लाई है वह भी बढ़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे उत्पादक का व्यवहार पढ़ रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। यानी अगर किसी वस्तु का मूल्य जो है 10 रुपए से 15 रुपए हो जाता है तो उसकी सप्लाई को भी जो उत्पादक है वह पहले से ज़्यादा मात्रा में करेगा। क्यों? कि यह इस अवधारणा पर आधारित है कि जो उपभोक्ता है वह लाभ कमाना चाहता है। तो कीमत और मात्रा जो वस्तु की है उनमें फलनात्मक संबंध यानी क्वांटिटेटिव संबंध होता है। अर्थात अगर कीमत बढ़ रही है तो मात्रा को भी बढ़ाया जाएगा और उसी मात्रा में बढ़ाया जाएगा जो फलनात्मक हो, यानी जिसका आंकड़ों में व्यक्त जिसको किया जा सके। मित्रों, अगला जो इसका तथ्य है वह यह है कि कीमतें बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी और कीमतें घटने पर पूर्ति भी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि पूर्ति व कीमत में जो किसी वस्तु की पूर्ति व कीमत होती है वह समान दिशा में गतिशील होती है। यानी जैसा कि मैंने आपको फलनात्मक संबंध बताया था, तो फलनात्मक संबंध कहिए तो वहाँ जो पूर्ति और उसकी कीमत है वह एक ही दिशा में गतिशील रहेगी। यानी अगर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो उसकी जो सप्लाई यानी पूर्ति है वह भी बढ़ेगी, क्योंकि इन दोनों के मेल से प्रॉफिट यानी लाभ जो है वह उत्पादक को मिलेगा। और यहाँ हम उत्पादक के व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं। अर्थात किसी भी वस्तु की पूर्ति व उसकी कीमत जो है वह समान दिशा में आगे बढ़ती है और उन दोनों का संबंध जो है वह फलनात्मक संबंध होता है, यानी वह आंकड़ों में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात अगर किसी वस्तु का मूल्य यानी उसकी प्राइस बढ़ रही है तो जो उत्पादक है उसके द्वारा उसकी सप्लाई यानी उसकी पूर्ति या मांगी गई मात्रा को भी बढ़ा दिया जाएगा। अंतिम जो इसमें अवधारणा है वो यह है कि पूर्ति और कीमत में प्रत्यक्ष व धनात्मक संबंध होता है। पूर्ति और कीमत में प्रत्यक्ष फलनात्मक संबंध भी होता है, और क्योंकि प्रत्यक्ष संबंध होता है तो सीधा सीधा इसे उस उदाहरण से समझा जा सकता है कि अगर मेरे पास गेहूं की 100 बोरियां स्टॉक में पड़ी है और गेहूं की कीमत 20 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो हो जाती है, तो सीधा सीधा क्योंकि अगर मुझे लाभ कमाना है तो मैं उन 100 बोरियों को बाजार में बहुत जल्दी उतारूंगा, क्योंकि मुझे 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 100 बोरियों पर लाखों रुपए का लाभ होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा है तो उसकी मात्रा या उसकी जो सप्लाई है वह भी बढ़ाई जाएगी। और इसके बाद जो यह नियम कहता है कि दोनों में धनात्मक संबंध होता है। हमने यह देखा था कि वस्तु की मांगी गई मात्रा और वस्तु के मूल्य को जब हम उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देख रहे थे, पिछले पाठों में हमने उपभोक्ता के व्यवहार पर चर्चा की थी और वहां हमने देखा कि मांग की जो वस्तु की मांग थी और वस्तु का जो मूल्य था उनमें ऋणात्मक संबंध था। यानी अगर मूल्य ऊपर जाएगा तो मांग नीचे जाएगी और मांग अगर ऊपर जाएगी तो मूल्य नीचे जाएगा। यहाँ जो मांग जो पूर्ति और कीमत का जो संबंध है वह ऋणात्मक नहीं धनात्मक संबंध है, क्योंकि अगर
कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ेगी। तो न केवल प्रत्यक्ष संबंध है, न केवल फलनात्मक संबंध है, पूर्ति और वस्तु की कीमत का संबंध धनात्मक यानी एक ही दिशा में बढ़ता हुआ संबंध है। अर्थात अगर एक का स्तर बढ़ता है तो दूसरे का स्तर भी उसी अनुसार उसी फलन में आगे की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो इस तरह हमने पूर्ति के नियम के 4 बिंदु देखे, जिनमें हमने यह देखा कि एक निश्चित समय पर वस्तु की मात्रा व उसकी कीमत में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी पूर्ति बढ़ेगी, कीमत के घटने पर पूर्ति भी घटेगी, क्योंकि हम यहाँ पे जो कीमत है वह उत्पादक के लाभ से संबंधित है। और पूर्ति की कीमत व उसकी पूर्ति व उसकी कीमत का समान दिशा में अगर गतिशील होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु की पूर्ति और कीमत जो है वह एक साथ बढ़ती है, इसलिए वह एक ही दिशा में गतिशील होती है। अलावा इसके इन दोनों में प्रत्यक्ष व धनात्मक संबंध होता है। पूर्ति के नियम को जानने के बाद इस नियम की जो मान्यताएं हैं, यानी किसी भी अर्थशास्त्र के नियम की मान्यताओं को अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये मान्यताएं हमें उन स्थितियों को स्पष्ट करती है जिन स्थितियों के स्पष्ट होने से वह नियम लागू हो जाए। यानी यहां हमने यह पढ़ा कि कीमतें बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमतें घटने पर पूर्ति घटती है। अब इस बात का एक अपवाद यह भी है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है और उसे अगर खरीदा ही न जाए तो पूर्ति बढ़ने का क्या उपयोग। अगर कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाए, लेकिन ऐसे में अगर पूर्ति घटा दी जाए तो पूर्ति घटाने का क्या उपयोग। तो यहां इस नियम का अपवाद भी है, लेकिन इस अपवाद से परे, इस अपवाद से अलग हर अर्थशास्त्रीय नियम की कुछ मान्यताएं होती है। ये मान्यताएं वे बिंदु है जो बिंदु उस नियम को लागू होने की स्थितियों को स्पष्ट करते हैं कि अगर यह स्थितियां ऐसी है तो यह नियम काम करेगा। यानी अगर क्रिकेट के मैच के समय अगर बरसात आ जाती है तो हमने देखा है कि डकवर्थ लुईस के नियम के अनुसार स्कोर के नए आंकड़े दिए जाते हैं और डकवर्थ लुईस के अनुसार फिर खेल को आगे बढ़ाया जाता है। तो वहां पे खेल के नियम के साथ एक खिलाड़ी के बनाए गए नियम भी लागू होते हैं, क्योंकि वो विशेष परिस्थितियां होती हैं। इसी तरह किसी भी नियम के लागू होने की जो विशेष परिस्थितियां हैं वह उनकी नियम की मान्यताओं में निहित होती है। तो जो पूर्ति का नियम है उसकी पहली मान्यता है कि यह नियम तब लागू होता है जब किसी वस्तु विशेष के उत्पादन साधनों की पूर्ति और उस वस्तु विशेष की कीमतें स्थिर रहे। हमने यह अभी पहले इस वीडियो में पढ़ा था कि वस्तु की जो पूर्ति है वह उसके उत्पादन साधनों पर निर्भर करती है। यानी उत्पादन के साधन वह साधन है जिसमें मशीनरी, कच्चा माल, जो पैकेजिंग की जो स्टेशनरी है, ये सब चीजें जो है किसी भी वस्तु की जो उत्पादन साधन है उस श्रृंखला में आती है। तो अगर किसी वस्तु की उत्पादन साधनों की जो पूर्ति है वह उसकी निर्माणाधीन इकाई के पास पर्याप्त मात्रा में है तो सीधी सी बात है कि उस स्थिति में उस वस्तु का उत्पादन पूरी मात्रा में किया जाएगा। और अगर पूरी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है तो उसकी जो पूर्ति है वह भी अच्छी मात्रा में की जाएगी। और कीमतों का स्थिर रहना, किसकी कीमतें, एक तो वस्तु की खुद की कीमत और एक वस्तु के निर्माण या उत्पादन साधनों की कीमतें। यानी वस्तु के उत्पादन साधनों की पूर्ति और उन उत्पादन साधनों की कीमतें अगर स्थिर है, अगर सही है, अगर उनमें बदलाव नहीं हो रहा है और उत्पादन साधन सही मात्रा में उपलब्ध है तो ऐसे में यह नियम लागू होगा। अगली जो मान्यता है वह यह है कि वस्तु विशेष के उत्पादन की जो तकनीकी है वह स्थिर हो। हम अपने कंप्यूटर को चलाते समय उसमें एक एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं और उस एंटीवायरस का काम यह होता है कि वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस नहीं आने देता। अब यहाँ पे एंटीवायरस का कंप्यूटर में होना एक तकनीक है। क्यों? कि उस तकनीक से जो उस मशीन, जो कंप्यूटर या लैपटॉप की जो मशीन है, वो तकनीक उसे सुचारू
होना निश्चित करती है। यानी अगर एंटीवायरस हमारे लैपटॉप में है तो वह सुचारू रूप से चलेगा, यह बात निश्चित उससे हो जाती है। तो तकनीक का स्थिर होना, किसी भी वस्तु के उत्पादन में, उसके निर्माण में कुछ तकनीक विशेष का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें तो हमारी जो माताएं बहनें हैं वह बिलौने का घी जो है वह घर में भी मथ के बनाती है और उस घी को पतंजलि भी बनाती है। लेकिन पतंजलि में वह घी मशीनों द्वारा बनाया जाता है, तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता है, जबकि हमारे घर में भी जो तकनीक है उसी तकनीक से घी बनता है, उसे भी तकनीक ही कहा जाएगा, लेकिन वह घरेलू तकनीक है जिसमें बिजली का उपयोग नहीं किया जाता, जिसमें किसी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता, उसमें घरेलू साधनों का, मथनियों का उपयोग करके मक्खन में से घी या दही में से घी को अलग किया जाता है। तो अगर घी बनाते समय जो घी बनाने की तकनीक है अगर वह स्थिर है, यानी एक ही जैसी तकनीक है, या उस समय तक उससे अच्छी तकनीक बाजार में उपलब्ध नहीं है, तो सीधी सी बात है कि कोई भी निर्माण इकाई उस स्थिर तकनीक के अनुसार उस माल को बहुत ज्यादा मात्रा में बनाएगी ताकि उत्पादक का मुनाफा बढ़ सके। और यह हमारी दूसरी मान्यता है कि जो पूर्ति का जो नियम है वह उत्पादन की तकनीक के स्थिर होने पर ही लागू होता है। मित्रों, जो इसकी तीसरी मान्यता है वह यह है कि वस्तु विशेष के प्रति क्रेता और विक्रेता की रुचि स्थिर हो। निर्माण के बाद यानी प्रोडक्शन के बाद वस्तु को बाजार में भेजा जाता है। बाजार में उस वस्तु का विक्रेता होता है, यानी जो उस माल को खरीदता है, और एक होता है उस माल का क्रेता यानी रिटेलर। रिटेलर वह व्यक्ति होता है जो कि निर्माण करने वाले से, प्रोडक्शन करने वाले से उस माल को खरीदे। वह विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो क्रेता से उस माल को विक्रय करे। यानी किसी वस्तु की जो पूर्ति का जो नियम है वह तब लागू होगा जब क्रेता व विक्रेता दोनों की रुचियां स्थिर हो। यहां रुचि से सीधा सीधा अर्थ हम यह ले सकते हैं कि सर्दियों में गर्म कपड़ों के प्रति रुचि बढ़ जाती है, तो सर्दियों में गर्म कपड़ों की मांग भी बढ़ जाती है, और मांग बढ़ने से सर्दियों में गर्म कपड़ों की पूर्ति भी बढ़ जाती है। लेकिन गर्मियों में गर्म कपड़ों की जो रुचि है वह रुचि कम हो जाती है। अतः जो गर्म कपड़ों की जो पूर्ति गर्मियों में ना के बराबर हो जाती, क्योंकि उनकी मांग ही नहीं रहती। तो यह उदाहरण मैंने आपको क्रेता और विक्रेता की रुचि को स्पष्ट करने के लिए बताया है कि किसी भी वस्तु की पूर्ति का नियम तब लागू होता है, उस परिस्थिति में लागू होता है जब उस वस्तु विशेष के प्रति उसके क्रेता व विक्रेता दोनों की जो रुचियां हैं वह स्थिर रहे, वह सामान्य रहे, उन रुचियों में परिवर्तन ना हो। ऐसी स्थिति में माल को पूरी मात्रा में उस माल की पूर्ति की जाएगी और ये पूर्ति का नियम लागू होगा। अगली जो मान्यता है वह है वस्तु विशेष के संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर हो। यानी संबंधित वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुएं, जिनके बारे में हमने अपनी इस वीडियो में पहले समीक्षा की थी कि किसी वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमतें अगर घट रही है तो इससे उसकी पूर्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहां मैं पूरक वस्तु की नहीं, स्थानापन्न वस्तु की बात कर रहा हूं। अगर बाजार में मारुति कार की कीमत 5.5 लाख है और उसी के समकक्ष जो हुंडई की कार है उसकी कीमत भी 5.5 से 6 लाख के बीच है, अगर दिवाली के समय हुंडई ने अपनी गाड़ियों की कीमत 4 लाख से कम कर दी, तो सीधी सी बात है कि जो तकनीक 4 लाख में उपभोक्ता को मिल रही है, उपभोक्ता उस तकनीक के लिए मारुति के द्वारा ली गई 5.5 लाख की लागत को स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात वस्तु विशेष की पूर्ति तब स्थिर मानी जाती है जब उसकी संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर हो। यानी अगर हुंडई की गाड़ियों की कीमतें स्थिर रहेगी, हुंडई अपनी गाड़ियों की कीमत में परिवर्तन नहीं करेगा, तो ऐसी दशा में मारुति की गाड़ियों की पूर्ति भी स्थिर मानी जाएगी, क्योंकि इस स्थिर अवस्था में मारुति भी अपनी
जो बताई गई लागत की कीमत है उस पर उन गाड़ियों का विक्रय बाजार में कर सकता है। तो काफी ऐसी जो तथ्य हैं जिनके स्थिर होने पर ही पूर्ति का नियम जो है वह लागू होता है। इसके बाद जो मान्यता है वह है सरकार द्वारा कर व अनुदान। मित्रों, कर वह राशि होती है जो कि सरकार जो है वस्तुओं व सेवाओं पर उपभोक्ता से या उसके उत्पादक से स्वीकार करती है, और अनुदान वह राशि है जितनी सरकार उसके निर्माण या उसके वितरण पर छूट देती है। हम यह देखते हैं कि बाजार में जो गेहूं का विपणन मूल्य है वह 25 से 30 रुपए किलो तक है, लेकिन उसी गेहूं को सरकार बीपीएल काउंटर पे 2 रुपए किलो की राशि में बेचती है। तो क्या गेहूं की कीमत 2 रुपए किलो ही है? और अगर गेहूं की कीमत 2 रुपए किलो है तो जो बाजार से 25 रुपए किलो गेहूं ले रहे हैं, क्या उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है? नहीं। यहां अगर 25 रुपए किलो का गेहूं 2 रुपए किलो में दिया जा रहा है तो वह 23 रुपए की राशि अनुदान राशि है जो सरकार ने कुछ निचले तबके के लोगों को दी है। तो किसी भी वस्तु की जो पूर्ति है वह उस पर लिए गए कर और अनुदान की राशि स्थिर होने पर ही लागू होती है। अगर सरकार ने सेव पर 50% एक्साइज ड्यूटी लगा दी तो उसका असर कहां देखने को मिलता है कि जो सेव हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 10 या 20 रुपए किलो का जिसका विपणन मूल्य है, वही सेव राजस्थान और गुजरात तक पहुंचते पहुंचते 100, 120 या कई बार 200 रुपए किलो में भी बिकता है। और इसका कारण होता है कि हिमाचल से राजस्थान तक उस सेव को लाने जाने के मध्य सरकार ने जो चुंगी या जो राशि कर के रूप में ली है, उस वजह से सेवों का मूल्य 10 रुपए से 150 रुपए तक बढ़ जाता है। और जब सरकार किसी वस्तु पर अनुदान देती है तो जो मैंने आपको गेहूं का उदाहरण दिया कि गेहूं का मूल्य 25 रुपए से सीधा घट के 2 रुपए किलो पर आ जाता है। तो पूर्ति का नियम उस परिस्थिति में लागू होता है जब सरकार द्वारा कर और अनुदान की जो राशियां हैं या उनकी जो लागतें हैं वह स्थिर रहे। अंतिम जो इसका मान्यताओं का जो बिंदु है कि वस्तु की पूर्ति विभाज्य हो, यानी भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे बाजार हैं, हर राज्य की एक राजधानी है और हर राजधानी के आसपास कुछ बड़े बाजार बने हुए हैं। ऐसे में कुछ वस्तुएं ऐसी है जो हम देखते हैं कि पूरे देश में एक ही जैसी मिलती है और एक ही दर पे मिलती है। जैसे कि अगर बाबा रामदेव द्वारा बनाए गए पतंजलि के जो उत्पाद हैं उनका मूल्य अगर हम आंध्र प्रदेश में देखें तो हमें वही मूल्य मिलेगा जो कि मूल्य उनका राजस्थान में है। और यह निश्चित करता है कि बाबा रामदेव या पतंजलि ग्रुप द्वारा बनाई गई वस्तुओं की जो पूर्ति है वो पूरी तरह से विभाज्य है, यानी उनका अच्छी तरह से विभाजन किया गया है और हर राज्य में एक सम मात्रा में उस पूर्ति को उन वस्तुओं की पूर्ति को उन वस्तुओं की मांग के अनुसार विभाज्य कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो अंतिम मान्यता जो इस नियम की है वो यह कहती है कि यह नियम तब लागू होता है जब उस वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य हो। तो इस तरह मान्यताओं में हमने वो बिंदु या वो परिस्थितियां पढ़ी जिनके स्थिर होने पर ही जो पूर्ति का जो नियम है वह लागू